कैंसर कैंसर होने का मुख्य कारण, जब भी आज हम संस्थान में चिकित्सा करते हैं, जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, हर पेशेंट का जब हम केस हिस्ट्री सुनते हैं तो सबसे पहले जो उठने वाला उनके मन में प्रश्न होता है वो यही होता है मैम कैंसर हुआ क्यों। हमारा अच्छा लाइफस्टाइल, कई अच्छे फैक्टर्स, कुछ जो गांव के लोग होते हैं, जो कुछ मेट्रो सिटीज़ के लोग होते हैं, सबका अपना अपना तरीका है लाइफ शेड्यूल जीने का, सबका अपना तरीका है, सबका अपनी दिनचर्या है। कुछ की बहुत अच्छी होती है, कुछ की बिल्कुल ही ख़राब होती है। लेकिन इन सब से अपार्ट अगर हम जाते हैं, एक गर्भ में पल रहा शिशु, उसको भी कैंसर होता है, एक नवजात बच्चे को भी कैंसर होता है। यानी सिर्फ लाइफस्टाइल तो मैटर नहीं कर रही, यानी आपका सिर्फ डाइट तो मैटर नहीं कर रहा, कई अदर फैक्टर्स भी मैटर कर रहे हैं इस कैंसर में। तो आज वापस ये बात समझते हैं कि कैंसर होता क्यों है, कैसे हमारे शरीर में कैंसर होता है और कैसे आप इस चीज़ को डायग्नोज करते हैं, घर बैठे कैसे करना है और अवेयरनेस कैसे रखनी है इस चीज़ की। सबसे पहले समझते हैं कैंसर होता क्यों है बॉडी में। हमारा शरीर बना किससे है? सेल से, यानी कोशिकाओं से। अब इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप सेल्स और कोशिकाओं में भी कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि आप अभी हमारा वीडियो कहाँ देख रहे हैं, किसी रूम में, किसी ऑफिस में, किसी जगह पे, कहीं भी आप बैठे हुए हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने घर पे किसी कमरे में बैठे हैं। आपके जो घर है, आपके घर में बने हुए कमरे, वॉशरूम, मंदिर, जो भी चीज़ें हैं, जो भी अलग अलग आपके कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उसमें सबसे कॉमन चीज़ क्या होगी? उसकी कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ हुई होगी वो होगी ब्रिक्स, यानी कि ईंट, है ना, पत्थर से बना है, किसी ईंट से बना है। यही चीज़ हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। ईंटें नहीं, हमारी बॉडी के अंदर होती है सेल्स, यानी कोशिकाएं, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। अभी कोशिकाएं करती क्या है? इनका काम है बढ़ना, डिवाइड होना और रुक जाना। यानी कि हमारी कोशिकाएं कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती है, लेकिन एक लिमिटेड एस्पेक्ट से। एक लिमिट होती है कि वहीं तक ही आप ग्रो करेंगे, उसके बाद आप स्टॉप हो जाएंगे। इसे और आसान भाषा में समझें, जैसे कि हमारी जो गेम्स होते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स देखने के शौकीन हैं, अगर आपने क्रिकेट या फुटबॉल कोई भी गेम देखा होगा, या आपने कभी भी किसी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हर गेम के अंदर, हर स्पोर्ट्स के अंदर एक्स्ट्रा प्लेयर्स ज़रूर होते हैं ना एक्स्ट्रा प्लेयर्स। वो क्या काम करते हैं? जब मेन प्लेयर्स थक जाते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं, ताकि वो गेम, जो भी वो स्पोर्ट्स चल रहा है, वो कंटिन्यूसली उसी फ्लो में चलता रहे। इसी तरह से हमारी बॉडी में क्या होता है? सेल्स का डिवीज़न किस लिए ज़रूरी है? कि अगर कोई सेल्स जो पुराना हो चुका है या वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसकी जो कॉपी हम सेल ने क्रिएट कर रखी है, वो काम उसी तरह से करने लग जाए। यानी कि अगर हिंदी में आपको समझाऊं कि जो कोशिकाएं अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो उसकी जगह दूसरी कोशिका ले लेती है, और जो कोशिका पहले काम कर रही थी उसका समयकाल पूर्ण होता है। तो जो ये सिस्टम बना रखा है ना, वो इसी तरह से बना रखा है कि कोई भी काम स्टॉप ना हो। जैसे कंपनीज में मैनेजर होता है, सीईओ होता है, अदर अदर डिपार्टमेंट्स के अपने अपने हेड होते हैं। तो अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, किसी वजह से बीमार है, छुट्टी पे है, कुछ भी है, तो उनकी जगह कोई दूसरा काम करने के लिए उस समय अवेलेबल होता है, ताकि वो काम स्टॉप ना हो। यही चीज़ हमारे शरीर में होती है कि जो सेल्स हैं, जो अपने कोशिकाएं अपना काम कर रही हैं, वो प्रॉपर उस तरीके से काम करती रहें कि जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, और अगर वो नहीं कर पा रही तो वो स्टॉप हो जाए, उनका जो समय है वो पूरा हुआ, उसकी जगह दूसरी कोशिकाएं आ जाएगी और वो उस तरह से काम करती रहेगी। अब इसमें क्या बताया था, जैसे कि कोई अगर ऐसी कोशिकाएं आती है, वो कहती है नहीं, हमें तो ये रूल फॉलो ही नहीं करना है, हम तो हमारी मर्जी से ग्रो करेंगे। अब जो कोशिका 1 से 2, 2 से 4, डेट्स इट, इससे ज़्यादा ग्रो नहीं होनी थी, वो कंटिन्यूसली ग्रो होती जाएगी। तो उससे क्या बनेगा? उससे उस जगह पे एक ट्यूमर बनेगा, जिससे आप आम भाषा में गांठ कहते हैं, या जैसे आप आम भाषा में जब हमारे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, आप कहते हैं कि यहाँ पे हमारे कैंसर की गांठ हो गई है। अब इस गांठ का मतलब आप समझ पाए होंगे कि ये गांठ क्या है। ये आप ही की बॉडी के जो सेल्स हैं, आप ही के शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ये एबनॉर्मल तरीके से बढ़ती गई और एक जगह पर इकट्ठी होती गई। उसे को ही हम लोग ट्यूमर कहते हैं। ये अभी ट्यूमर जो है ना, ये 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, इधर मैलिग्नेंट और बिनाइन। मैलिग्नेंट मीन्स कैंसरस, बिनाइन मीन्स जो नॉन कैंसरस होता है। अब बिनाइन जो होता है ना, वो फैट की वजह से हो सकता है, अदर कई रीजंस हो सकते हैं, बट वो आपकी बॉडी को कहीं भी अफेक्ट नहीं करेगा। वो स्किन की अपर लेयर में होता है, आप चाहे सर्जिकल मेथड से रिमूव करें या अदर कई सारे तरीके होते हैं जिससे कि वो ट्यूमर ठीक हो जाते हैं। तो बिनाइन में तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट की। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या हो गए? जो आपको बताया कि कोशिकाएं कंटिन्यूसली बढ़ती गई। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? जैसे हमारे बॉडी के कई सारे पार्ट्स हैं, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, ब्लैडर है, इंटेस्टाइन्स है। अब यहाँ पे भी तो ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि कोशिकाएं तो पूरी बॉडी में है, आपकी स्किन पे है,
ब्लड में है, ब्रेन में है, आईज में, यहाँ तक कि एक भी ऐसा पार्ट नहीं है आपकी बॉडी का जहाँ पर कैंसर नहीं हो सकता। अब उससे दिक्कत क्या होती है, उसकी कई सारी स्टेजेस होती है। उसके लिए भी हमने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है कि कौन से स्टेज में कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा कैंसर हो रखा है। अब इसमें ना कई सारे सेलिब्रिटीज़ को भी आप जानते हैं जिनको कैंसर हो चुका है, जैसे कि सोनाली बेंद्रे, मेटास्टेटिक कैंसर। मेटास्टेटिक कैंसर का मतलब होता है कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, यानी एक पार्ट से अदर पार्ट्स में भी अफेक्ट हो चुका है। यानी अगर लीवर में था तो उसके आसपास किसी पार्ट में अफेक्ट हुआ, अदर किसी पार्ट में था तो वो एक पार्ट से अदर पार्ट्स में फैलना शुरू हुआ, उसे कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर। उसके अलावा मनीषा कोइराला को ओवरियन कैंसर, दीपा मलिक को स्पाइनल कॉर्ड कैंसर, तोहिरा कश्यप इसको ब्रेस्ट कैंसर था, राकेश रोशन इनको थ्रोट कैंसर था, संजय दत्त लंग कैंसर, युवराज सिंह को लंग कैंसर, किरण खेर को मल्टीपल माइलोमा। ये सारे जो वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कैंसर से अफेक्ट हुए, कई सारी थेरेपीज़ ली, कई सारे ट्रीटमेंट लिए। ऑल्दो ये लोग अलाइव है, जी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं तो ये चीज़ उनको बॉडी में भी अफेक्ट हुई। तो उनका भी अच्छा खासा डाइट था, अच्छी खासी लाइफस्टाइल थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से इन्हें कैंसर हुआ। अब बात करते हैं हिना खान की। हिना खान का भी आपने सुना होगा, 3rd स्टेज जिनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, ऑल्दो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत हुआ बॉडी में, कुछ ना कुछ सेल्स में एब्नॉर्मलिटीज़ आई। अब बात करते हैं उन सेलिब्रिटीज़ की जो कैंसर से लड़ते हुए कैंसर की जंग हार गए और अब वो नहीं रहे। उनमें है इरफान खान, न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर, ऋषि कपूर ब्लड कैंसर, संजय दत्त की माताजी नरगिस दत्त पैनक्रेटिक कैंसर, राजेश खन्ना यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, विनोद खन्ना ब्लैडर कैंसर, अमरीश पुरी ब्लड कैंसर, मनोहर पर्रिकर पैनक्रेटिक कैंसर। ये सारे कई वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो अब कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि कई सारे जो कैंसर के सिम्टम्स है बॉडी हमें पहले ही बताती है, बस हमसे ही गलती हो जाती है कि हम उसको नहीं पहचान पाते। अब वो सिम्टम्स कौन से हैं? कफ होना, फीवर होना, टायर्डनेस रहना, फैटीग रहना, सडनली बॉडी का वेट लॉस होना, ये सारे फैक्टर्स तो है। एक फैक्टर और है ट्यूमर, गांठें होना। अब जैसे हिना खान का केस था, उनको अगर 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो क्या वो 1st स्टेज से स्टार्ट नहीं हुआ? इनिशियली भी 1st स्टेज हुआ, यहाँ तक कि 0 स्टेज कैंसर भी होता है, 0 स्टेज, 1st स्टेज, 2nd स्टेज, उसके बाद जाके 3rd स्टेज हुआ। अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट कर लिया होता उन्होंने, या उनकी बॉडी ने ऐसे सिम्टम्स जो दिया उसको आपने पहचाना होता, उस पर काम किया होता, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी, बहुत कम समय में हो जाता और इसका बेहतरीन परिणाम मिलता, ना उन्हें इतना सफ़र करना पड़ता। तो सिम्टम्स क्या हुआ होगा? ब्रेस्ट कैंसर का तो बिल्कुल सिंपल सा सिम्टम है। इसके लिए तो यहाँ तक कि अवेयरनेस कैंप भी चलते हैं कि आप 3 फिंगर टेस्ट करके देखिए। यहाँ ये भी कहा जाता है कि हर महीने की एक कोई भी डेटा फिक्स कर लीजिए, उसको आप डिटेक्ट, उस दिन आप चेक कीजिए अपने आप को 3 फिंगर टेस्ट से, पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज तरीके से अगर आप चेक करते हैं तो ट्यूमर कहीं ना कहीं आपको फील हुआ होता। अब क्या होता है, जब बॉडी थकान होती है, फैटीग फील कर रही है, वेट लॉस हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? मेडिसिन लेना शुरू करते हैं। थकान हुई, एक टैबलेट खा लो, हम ठीक हो जाएंगे। वॉमिटिंग हो रही है कंटिन्यूसली, हम सोचते हैं कुछ नहीं, शायद गलत खाया हुआ, खाते ही है, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो बॉडी सिम्टम्स हमें शो कर रही होती है, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारा ध्यान कहाँ होता है? उसको ठीक कर दो। कैसे ठीक कर दो? उसका अल्टरनेटिव तरीका ढूंढते हैं कि बस उस बीमारी को आप किसी भी तरह दबा दो और अपने काम पे वापस चलो। अपनी जो लाइफस्टाइल जो चल रहा है, अपना जो शेड्यूल चल रहा है, उसको वापस उसको कंटिन्यू करो। अब इसमें जो नवजात शिशु है, जो बच्चा है, जो माँ की कोख में है, वो कहीं ना कहीं माँ से ही अफेक्टेड है। यानी हो सकता है कि माँ के आसपास का कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल रहा है या उसके कुछ ऐसे सेल्स रहे हैं जो बच्चे को अफेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, माँ का भी हो सकता है कि उसने ध्यान नहीं दिया, या कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके हाथ में भी नहीं थी, या कह सकते हैं उसके कंट्रोल में भी नहीं थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उसको तो हम ध्यान रख सकते हैं, जो हमें बॉडी सिम्टम्स दे रही है उसको तो हम ले सकते हैं, उसको तो हम पहचान सकते हैं, उस पर तो हम काम कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी बॉडी ऐसा कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स एक लंबे समय तक से दे रही है, या काफ़ी लंबे टाइम से हमें कोई चीज़ ऐसा फील हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी में, सडनली अभी होना स्टार्ट हुआ है, उस चीज़ को पहचानो, उस चीज़ पे ध्यान दो, उस चीज़ पे काम करोगे तो ये बीमारी जो आगे फर्दर स्टेज पे जब फैल चुका होता है, मेटास्टेटिक हो चुका है, 3rd 4th स्टेज पे डिटेक्ट नहीं होगा, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होगा तो पूरी तरह से क्यूरेबल होगा। अब इससे आगे अधिक जानकारी आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे, पार्ट 2 में, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आप सिम्टम्स को पहचान के उसको क्योर करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल पेनलेस तरीके से। आपको जो लाइफ शेल्फ है वो बढ़ेगा और एक आप अच्छी बेहतरीन जिंदगी जी पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।